विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन अब इसमें एक और राजनीतिक दल को शामिल कराने की कोशिशों में जुट चुका है, जो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती साफ तौर पर बीते पिछले साल कह चुकी हैं कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना नहीं चाहेंगी, अकेले ही अपने दम पर वह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब 15 जनवरी जब वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी तब वह कोई अहम ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि अब यहां पर कोशिशें कांग्रेस खेमे की तरफ से जारी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या मायावती को मनाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर हो जाते हैं तो सीट शेयरिंग यहां पर किस तरह से की जाएगी? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे पहला सवाल हम यही लेना चाहेंगे कि मायावती को लेकर अब ये बातें सामने आई हैं कि 15 जनवरी जिस दिन उनका जन्मदिन है वह राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी। दिल्ली पहुंचकर वह कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी और इस बैठक में गठबंधन में उन्हें शामिल कराए जाने को लेकर चर्चा होगी। कैसे देख रहे हैं कि वाकई में रैलियां भी की जाएंगी और कई तरीके से यहां पर अपने जन्मदिन पर वह ऐलान करती हुई नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ है, जिसकी नाराजगी जग जाहिर हुई, लेकिन सुर भी बदल दी अखिलेश यादव ने कि अब वह यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक दल लड़ेंगे हम उन्हें गले लगाने को तैयार हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि मायावती जिस तरह नरम रुख अपना दिखा रही हैं और दिल्ली आने वाली हैं, बात करने वाली हैं, मुझे भी लग रहा है कि कोई बड़ा सरप्राइज है जो वाकई बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर आप गणित को भी देखेंगे पूरी तरह से यूपी के, तो कम से कम समझ में आता है कि 12-13% के आसपास जो यादव वोट बैंक है, 17-18% मुस्लिम वोट बैंक है, और ये लगभग माना जाता है सपा के आसपास के पास में है। अगर 25 से 30% मान लिया जाए, वहीं मायावती की आप अगर बात करें तो 15-16% जो 22% के आसपास दलित वोट है, उसमें से तकरीबन 20 के आसपास मायावती के पास भी रहता है। तो ये जो गठजोड़ है ये अपने आप में तो अगर पूरा का पूरा हम जोड़ लें कांग्रेस पार्टी और सबको, तो ये 50 के आसपास बैठता है। तो ये सीधे मायने हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 40 या 42% के आसपास यूपी में नजर आता है। तो ऐसे में अगर बसपा, सपा, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए मुश्किलों को भरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी ने इसी चीज का फायदा उठाया, जहां पर सपा बसपा अलग चुनाव लड़े हैं और वहीं बीजेपी ने जिस तरह से जो कह सकते हैं कि निषाद को साथ कर, निषाद पार्टी को साथ कर, अपना दल को साथ कर, और अब जबकि राजभर भी उनके साथ है, तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछड़े जो सीटें हैं, जो पिछले समुदाय की सीटें, वहाँ पर अपना कब्जा जमाया जाए। वहीं अब ये जो दलित राजनीति है और खासकर जो ओबीसी की राजनीति जो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि अगर मायावती यहाँ पर साथ आती हैं तो ये न सिर्फ उनके लिए भी अच्छा होगा, बल्कि सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए भी अच्छा हो सकता है। आप देखें कि बसपा भी इंडिविजुअल लेवल पर उतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी अब रह नहीं गई। प्रियांशी जी, अगर आप देखें, क्योंकि 2022 में आपने कवर किया यूपी, आपने देखा होगा किस तरह से उनको सिर्फ एक सीट आती है, जो बताता है कि वोट परसेंट भले ही है लेकिन वो वोट परसेंट जीत की तरफ उनको लेकर जाने वाला नहीं है। इनको भी ये बात अच्छे से पता लग गई है, और जब 19 में सपा के साथ लड़ी 10 सीटें उनके हिस्से में आई, तो ऐसे में उनको भी समझ में आ रहा है कि किसी भी गठबंधन के बिना उनके लिए अब चलना मुश्किल है, क्योंकि पहले वाला दौर उनके लिए नहीं रहा। ऐसे में उनको भी खुद की जमीन बचाने के लिए, खुद की जो राजनीति बचाने के लिए कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में साथ आना पड़ेगा और समर्थन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उनको एक कह सकते हैं कि वजूद मिल सकेगा दोबारा, अगर हम बात करें। वहीं सबसे बड़ा मसला जो आपने एक बात कही भी इसमें कि सीट शेयरिंग अपने आप में जो चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा मसला है जिसके ऊपर दोनों ही या तीनों ही दलों को, चूंकि अब 4 दल भी मान सकते हो आप, कांग्रेस मान सकते हो, आरएलडी मान सकते हो, सपा मान सकते हो, बसपा मान सकते हो, अगर चारों एक साथ आते हैं तो मेरे ख्याल में जो 80 सीटें उसके ऊपर ज़रूर दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि 35-35 या 30-30 कांग्रेस को 10 और 10 जो आरएलडी को, तो कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा ताकि इनकी जो कह सकते हैं कि जो मजबूती है वो बनी रहे। अगर ये अपने पार्टी के रहेंगे कि मुझे 50-60 सीट चाहिए, मुझे भी इतनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में गठबंधन बनने से पहले ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। अपनी ही चीज़ों को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन बहुत आगे जा पाएगा। और ये चीज जो प्रांशी जी मैं समझ पा रहा हूं कि मायावती को भी खूब अच्छे समझ में आ रहा है, इसीलिए उनका भी जो नरम रुख है, वहीं अखिलेश का भी आप देखेंगे पहले के मुकाबले नरम रुख है। वो कह रहे हैं कि मायावती का सम्मान होना चाहिए।
आखिरी दो छोटे सवाल रहेंगे कि मायावती यहाँ पर जिस तरह से नरम रुख कहीं ना कहीं अपनाती हुई नजर आ सकती है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अगर गठबंधन में शामिल होने को लेकर अगर वह फैसला कर भी लेती हैं तो शर्तें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो सकती हैं कि 30 लोकसभा सीटों पर वह मांग कर सकती हैं और इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जब मायावती ने, उनकी पार्टी ने उन सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर अखिलेश यादव 65 सीटों की मांग कर बैठे थे, लेकिन अब वो सीटें 35 हो चुकी हैं, वह मान चुके हैं। तो इसमें से बसपा को भी सीटें दी जाएंगी, कांग्रेस को भी दी जाएंगी और 5 सीटें रालोद को भी देंगे और चंद्रशेखर आजाद को भी देंगे। तो ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि सीट ट्रांसफर करने में बसपा सुप्रीमो मायावती दिक्कतें पैदा करेगी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को यहां पर सिर्फ और सिर्फ बसपा ही संभालती हुई नजर आएगी। कैसे देख रहे हैं कि सोनिया गांधी एक बार फिर से वो पहल करने में कामयाब होंगी? क्योंकि दावे तो ये तक किए गए हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा बीते कुछ महीने पहले मायावती से मुलाकात की। राहुल गांधी की बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली कि बसपा सांसद दानिश अली के साथ वह गले मिलते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, दानिश अली का जिक्र किया, वो आज शायद कांग्रेस में शामिल भी हो जाएंगे, नए यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि अपने जो कह सकते हैं जिद है उससे पीछे हटना पड़ेगा। आपने कहा कि सपा भी 60 का बात कर रही थी, वो भी 35-30 के आसपास कहीं ना कहीं मान रही है, बसपा को भी मानना ही पड़ेगा। देखिए यही होता है, अगर गठबंधन की बात आप करें तो कुछ शर्तें जो है सपा को बसपा की माननी पड़ेंगी, बसपा को सपा की माननी पड़ेंगी। ये अलग बात है कि चुनाव के बाद क्या माहौल होता है, किस तरह से होता है, मायावती का रुख क्या होता है, क्योंकि यही अखिलेश यादव है जो उनसे गारंटी मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर यूपी के एंगल से अगर देखा जाए, और चूंकि आपने आजाद का जिक्र भी किया, तो अपने आप में चंद्रशेखर आजाद जो है वो पश्चिम की जो पॉलिटिक्स है उसमें लगातार लोकप्रिय चेहरा होते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि उनका भी नाम लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में जो मायावती को लेकर उनके स्टेटमेंट है कि शायद दोनों के एक साथ आने का जो कह सकते हैं कि लगातार प्रयास जारी है, हो सकता है कि मायावती के साथ ही वो खड़े हुए नजर आ जाए। ऐसा अगर होता है तो ये जो आजाद के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि तमाम सारी कश्मकश के बावजूद भी अभी उनका वोट बैंक उतना तैयार नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि देखिए मायावती और अखिलेश या जो चंद्रशेखर आजाद हैं, ये एक ही तरह की राजनीति करते हैं, दलित वोट बैंक में दोनों की सेंधमाई रहती है। तो ऐसे में अगर आपस में ही लड़ेंगे तो इनका भी भला नहीं होने वाला है। तो अगर आजाद को भी एक आध दो सीट देंगे तो मेरे ख्याल से वो भी समर्थन में रहेंगे और मायावती के लिए भी प्लस पॉइंट होगा कि जो पूरा दलित वोट है वो एक ही जगह पर आकर सिमटेगा। क्योंकि नगीना में लगातार बात चल रही है कि आजाद वहां से खड़े हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मायावती और अगर उनके बीच में फाइट होती है तो दलित वोट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये जरूरी देखना होगा कि किस तरह छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर चलते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की जो ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि छोटे दल होते हैं उनको तवज्जो देती है और जीत का प्रतिशत इसीलिए उनका बढ़ जाता है। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या मायावती को पीएम उम्मीदवारी के लिए वाकई में आगे किया जाएगा? क्योंकि ओपी राजभर ने आज फिर से बयान दिया कि ममता बनर्जी हैं जो ताल ठोक रही हैं, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव हूं, इन सभी को मायावती के पास जाना चाहिए और मायावती को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहिए। शरण गक्षामी उन्हें करना चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ओपी राजभर ने अब कर दिया है। और दूसरी ही तरफ मलूक नागर भी यही बात कहते हुए नजर आए थे बसपा से सांसद की कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और मायावती को पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे कर देना चाहिए। देखिए राजनीति में सब चीज चलती रहती है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जब देखें कि रामविलास पासवान ने मोदी जी को हत्यारा कहा था, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गेस्ट हाउस कांड में कहीं ना कहीं सपा के साथ में कभी भी जो कह सकते हैं गठबंधन ना करने की कसम खाई थी मायावती, लेकिन 2019 में वो साथ आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिक्स के साथ बहुत कॉमन है और बहुत मेरे ख्याल से आम है कि यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। जब डिम्पल यादव जो है मायावती के पैर छूती हैं और वो उनको बुआ का जो कहते हुए नजर आते हैं, तो ये जो राजनीति है इसके कई फलसफे होते हैं, सिर्फ इसको एक एंगल से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि राजनीति की जो डगर है प्रांशु जी पल पल बदलती है। एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि यही होने वाला है या ये नहीं होने वाला है। इसीलिए कदम कदम की राजनीति है और चूंकि मायावती बहुत अनुभव रखती है राजनीति में यूपी की, उनको अच्छे से पता है कैसे गुणा गणित करना है। तो अगर वो साथ आती है इंडिया गठबंधन के लिए तो ये गठबंधन को मजबूत होगी और साथ में बीजेपी के लिए बेचैनी बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि अगर मायावती, सपा और ये कांग्रेस पार्टी, आरएलडी और तमाम जो कह सकते हैं आजाद और भी जो छोटी मोटी पार्टियां का साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब होगा। क्योंकि उनके पास में 62 सीट अभी भी यूपी की 80 में से हैं। तो ऐसे में अगर उनके पास में यूपी से ज्यादा सीटें नहीं आती है तो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बना पाने में भी उनकी स्थिति असहज नजर आ सकती है। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आखिरकार मायावती के लिए क्या कुछ अहम फैसला होगा मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का। क्या वाकई में यहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव की रणनीतियां पिछड़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना यहां पर काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।